हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्मन क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को लेकर आए हुए हैं। इससे पहले हमने जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत पढ़ा, हमने वेगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत के बारे में हम बात कर चुके हैं। हमने साथ ही नैतिकता का सिद्धांत भी पढ़ा। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक उन सभी सिद्धांतों को नहीं देखा तो हमने डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक दे रखा है, आप एक बार वहां जाकर जरूर विजिट करें। फ्रेंड्स, आपके लिए क्वेट्स है कि मेहनत सफलता की एकमात्र कुंजी है, यानी आप जानते हैं कि किसी भी सफलता को पाने के लिए हमें हार्ड वर्क करना ही होता। तो फ्रेंड्स, आप हार्ड वर्क करते रहिए, सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। फ्रेंड्स, बिना समय बर्बाद किए हुए सीधे अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसे हम एसआर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, हम इस सिद्धांत को जानने से पहले हम थोड़ा सा यह जान लें कि पावलोव कौन थे और ये कहाँ के निवासी थे। तो फ्रेंड्स, इस सिद्धांत को हमारे पावलोव महोदय ने दिया, जिसे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, यानी इसे एसआर थ्योरी के भी नाम से हम जानते हैं। इसके प्रतिपादक ई पावलोव हैं, जिनका पूरा नाम युआन पन्नोविच पावलोव है। फ्रेंड्स, इनका पूरा नाम कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो उसमें ऑप्शन ई पी पावलोव और युआन पन्नोविच पावलोव दोनों भी हो सकता है। फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि यह रूस के शरीर मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने अपने सिद्धांत का जिक्र अपनी पुस्तक जनरल साइकोलॉजी नामक पुस्तक में भी किया। फ्रेंड्स, इन्होंने जिस कुत्ते पर प्रयोग किया था उसका इन्होंने पैराटिड ग्रंथि का ऑपरेशन करके उस पर लार बनाने का प्रयास किया था, यानी जो कुत्ता था इन्होंने उसका ऑपरेशन कर दिया था, यानी जो उसकी पैराटिड ग्रंथि होती है इन्होंने उसका ऑपरेशन किया था। फ्रेंड्स, इनके हम और अचीवमेंट देखते हैं। इन्होंने पाचन पर भी कार्य किया और इन्होंने इसके लिए इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। फ्रेंड्स, यह पाचन के शोध के लिए भी जाने जाते हैं और 1904 में ये नोबेल पुरस्कार भी मिला इनको। फ्रेंड्स, यह भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार किस मनोवैज्ञानिक को मिला। फ्रेंड्स, हम इनके सिद्धांत पे पहुंचने से पहले थोड़ा सा इनके दिए हुए बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। जैसे इन्होंने यूसीएस दिया, सीएस दिया और यूसीआर और सीआर दिया। ये क्या होते हैं? फ्रेंड्स, यूसीएस होता है हमारा अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी स्वाभाविक उद्दीपक, जैसे भोजन, जिसे देखकर सभी को लालच आता है, यानी जिसे देखकर हम कोई ना कोई स्वाभाविक क्रिया कर बैठे, वह हमारा उद्दीपक होता है। तो फ्रेंड्स, यूसीएस हमारा अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी स्वाभाविक उद्दीपक होता है। यह बिंदु मैं आपको अलग अलग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे हम उन्होंने जिस प्रकार प्रयोग किया हम उन पर इनको देखेंगे। फ्रेंड्स, हम समझेंगे सीएस क्या होता है। अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी अस्वाभाविक उद्दीपक घड़ी, जिसे हम घंटी, जैसे घंटी, यानी घंटी को हम अस्वाभाविक उद्दीपक कह सकते हैं, जिसे देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। फ्रेंड्स, हम देखेंगे यूसीआर क्या होता है। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, स्वाभाविक प्रतिक्रिया, जैसे भोजन को देखकर हमारे मन में लालच आता है और वह लालच आने के बाद कौन सी क्रिया होती है, वह हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती हैं, मतलब वह कोई बनावटी नहीं होती, वह स्वाभाविक होती हैं। और सीआर होता है कंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी अस्वाभाविक प्रतिक्रिया, जो जबरदस्ती वाली प्रतिक्रिया होती है। यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, तो यह हमारी अस्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। फ्रेंड्स, इसमें पहुंचने से पहले इनके टॉपिक में सिद्धांत इन्होंने किस प्रकार प्रयोग किया, हम यह भी समझते हैं कि अनुबंधन क्या होता है। फ्रेंड्स, अनुबंधन एक प्रकार का संबंध होता है। फ्रेंड्स, परीक्षाओं में यह भी पूछ लिया जाता है कि अनुबंधन क्या है, और कई ऑप्शन दिए होते हैं जो 3-3, 4-4 लाइन के होते हैं कभी कभी, और हम उन पे समझने में फेल हो जाते हैं क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं होता कि अनुबंधन क्या होता। तो फ्रेंड्स, अनुबंधन एक प्रकार का संबंध होता है। जैसे इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था और इन्होंने कुत्ते को भोजन दिया और कुत्ते ने लार बहाना प्रारंभ किया, तो इन दोनों के मध्य में जो संबंध है वह हमारा अनुबंधन होता है, यानी किसी क्रिया को करने के बाद जो भी परिणाम होता है वह उसका संबंध होता है। फ्रेंड्स, हम अब देखते हैं कि इन्होंने किस प्रकार प्रयोग किया। फ्रेंड्स, इन्होंने जिस कुत्ते पर प्रयोग किया था वह कई स्टेप में किया, यानी इन्होंने 4 स्तरों पर इसका प्रयोग किया। तो इन्होंने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, यूसीएस रखा, यानी इन्होंने कुत्ते के सामने भोजन रखा। यूसीएस हमारा स्वाभाविक उद्दीपक होता है, जैसे भोजन। फ्रेंड्स, भोजन को ही हम स्वाभाविक उद्दीपक समझेंगे और इसी को इंग्लिश में यूसीएस कहा जाता है। तो हमने इंग्लिश में भी लिख रखा है और हिंदी में भी लिख रखा है, और उनका
जो एग्जाम्पल है उसके तौर पे भी तीनों रखा है। तो आप यह ना समझे कि यूसीएस अलग है या स्वाभाविक उद्दीपक अलग है, भोजन अलग है। ये तीनों एक ही स्तर है, यानी स्वाभाविक उद्दीपक को इंग्लिश में यूसीएस और यूसीएस को हिंदी में स्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल भोजन है, क्योंकि भोजन और लार इन दोनों का प्रयोग ही इस प्रयोग में हुआ है। फ्रेंड्स, तो इन्होंने पहले स्टेप में क्या किया कि इन्होंने कुत्ते के सामने भोजन रखा, और जैसे इन्होंने कुत्ते के सामने भोजन रखा तो इनका कुत्ता लार बहने लगी। तो कुत्ते में ये था कि उसने जैसे भोजन को देखा उसमें लार बहने लगी, और लार बही वह हमारी स्वाभाविक अनक्रिया होती है। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि स्वाभाविक अनक्रिया कब होती है? जब किसी प्रकार का लालच होता है, उसमें कोई बनावट चीज़ नहीं होती। फ्रेंड्स, सेकंड स्टेप में देखेंगे कि इन्होंने सोचा कि कुत्ते को अगर भोजन दिया जाता है तो वह लार बहाता है। तो और देखते हैं कि अगर हम उसके सामने घंटी बजाते हैं या हम घंटी रख देते हैं तो क्या उस पर भी कोई रिस्पॉन्स देता है, यानी लार बहती है या नहीं बनती। तो उन्होंने पाया कि जब कुत्ते के सामने अस्वाभाविक उद्दीपक सीएस रखा जाता है, यानी घंटी बजाई जाती है, तो उनके सामने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता, यानी कुत्ते में लार नहीं बहती, यानी नो रिस्पॉन्स। फ्रेंड्स, आपने समझा कि इन्होंने पहले स्टेप में कुत्ते के सामने भोजन रखा तो कुत्ते ने लार बहाई, तो यह समझ गए कि कुत्ते को भूख लगी है और भोजन को देखकर वह लार बहा रहा है। और जब उनने सेकंड स्टेप में भोजन को हटा करके उन्होंने उसके सामने घंटी बजाई और देखा कि कुत्ते में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है, यानी उसने कोई लार नहीं बहाई, तो वह समझ जाते हैं कि यह हमारा अस्वाभाविक उद्दीपक है। फ्रेंड्स, जब इतना हो गया तो उन्होंने तीसरे स्टेप में पहले घंटी बजाई फिर भोजन दिया, तो उन्होंने देखा कि कुत्ते में लार फिर बहना प्रारंभ हो गई, यानी वह समझ गए कि भोजन के पहले यदि कोई काम किया जाता है तो कुत्ता उससे यह अनुमान लगा लेता है कि यदि घंटी बजाई गई है तो इसके थोड़े समय के अंतराल में उसे भोजन दिया जाएगा। फ्रेंड्स, पहले घंटी बजी फिर भोजन आया तो कुत्ता लार बहाना प्रारंभ हो गया। अब उन्होंने चौथे स्टेप में क्या किया कि इन्होंने लार को हटा लिया, इन्होंने भोजन को हटा लिया और केवल घंटी बजाई। तो कुत्ता जब तीसरे स्टेप में देखा था कि घंटी ही बजी थी और भोजन में मिला था तो वह लार बहाने लगा था, यानी भोजन को देख के तो उसने लार बहाई दी। पर चौथे स्टेप में आते आते जब उन्होंने भोजन को हटा दिया, केवल घंटी बजाई, तो कुत्ते को यह लगा कि घंटी बजी है तो भोजन तो अब आएगा ही आएगा, तो वह लार बहाना फिर से प्रारंभ कर देता। यानी जो उसकी बनावटी लार थी घंटी को देख के, यानी घंटी को देख के वह कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, तो वह यह अनुमान लगाने के बाद कि घंटी बजेगी तो भोजन आएगा, उसकी अस्वाभाविक प्रतिक्रिया भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया में बदल जाती है। तो फ्रेंड्स, इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है, हम उसको यह देखते हैं। फ्रेंड्स, निष्कर्ष हमारा यह निकला कि यदि स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपक यानी घंटी और भोजन को एक साथ प्रस्तुत किया जाए तो अस्वाभाविक प्रतिक्रिया भी स्वाभाविक क्रिया में बदल जाती है। फ्रेंड्स, जिसे हम अनुकूलन क्रिया कहते हैं, और यही हमारा अनुकूलन प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि इस सिद्धांत को और किन नामों से जाना जाता है। फ्रेंड्स, ऊपर हमने बात की थी एस यानी स्टिमुलस, जो हमारा स्टिमुलस है उसी से हमारा बना एस टाइप थ्योरी। जानते हैं आपकी बार बार इस सिद्धांत में स्टिमुलस की बात हुई है, जो हमारा उद्दीपक है उसी को हम स्टिमुलस कहते हैं, और स्टिमुलस से ही हमारा एस टाइप थ्योरी बन गई है। तो फ्रेंड्स, यदि आपने इस सिद्धांत को डिटेल से पढ़ेंगे और पढ़ रखा है आपने, तो आप समझ जाएंगे कि जैसे ही एस टाइप थ्योरी आएगी तो आप समझ जाएंगे कि स्टिमुलस का प्रयोग पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में हुआ था, और जो भोजन था, जो घंटी थी, वही हमारे उद्दीपक थे। तो आप समझ जाएंगे कि यह एस टाइप थ्योरी पावलोव के सिद्धांत से संबंधित है, तो आप तुरंत आंसर करने में सफल रहेंगे। फ्रेंड्स, अगला देखेंगे हम शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, इसको हम थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। पावलोव यानी पावलोव का मतलब पुराना व्यक्ति से आप कोई ले ले, यानी पाव मतलब काफ़ी पहले का आदमी, पुराना आदमी, और जितना पुराना आदमी होगा उतना वह शास्त्रों में इंटरेस्ट रखता है। और आप इस तरीके से यह समझ पाएंगे कि पावलोव मतलब पुराना आदमी, और पुराना आदमी मतलब शास्त्रों से संबंध रखने वाला। तो आप समझ जाएंगे जहाँ पर भी आपको शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत मिलेगा वह हमारा पुराना सिद्धांत होगा, यानी पावलोव का सिद्धांत होगा। फ्रेंड्स, इसी शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत को ही हम क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। इस शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को ही इंग्लिश में क्लासिकल कहा जाता है। और फ्रेंड्स, ये कभी कभी क्लासिकल हिंदी में लिखा रहता है और कभी कभी क्लासिकल इंग्लिश में लिखा रहता है, और इसी को शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तीनों एक ही नाम है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल और क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। फ्रेंड्स,
आपने देखा कि इसके कोई भी सिद्धांत में अनुबंधन शब्द का बार बार प्रयोग होता है। यानी आप जानते हैं, जब मैंने आपसे बताया था कि अनुबंधन होता क्या है, जो संबंध होता है, आपने अगर डिटेल से पढ़ा तो आप समझ जाएंगे कि संबंध की बात होती है, यानी अनुबंधन की बात होती है, तो वह पावलोव का ही सिद्धांत है और आप आसानी से अपना उत्तर टिक कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इनका अगला क्या नाम दिया इन्होंने। तो इन्होंने अगला नाम दिया प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। तो मैंने आपको बताया था कि पावलोव मतलब कोई पुराना आदमी, और पुराना आदमी मतलब, तो प्राचीन का मतलब ही होता है पुराना। जैसे आपने शास्त्रीय अनुबंधन याद किया था कि पावलोव मतलब पुराना आदमी, और जितना पुराना आदमी होगा वह उतना शास्त्रों में इंटरेस्टेड होगा। तो आपने उस तरीके याद किया कि पुराना आदमी मतलब शास्त्रीय अनुबंधन, यानी पावलोव का सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, और पावलोव मतलब पुराना व्यक्ति, तो वही हमारा प्राचीन भी हो गया। और जैसे हमने प्राचीन याद किया, वैसे भी पुराना मतलब परंपरागत, और अनुबंधन तो आपने जाना ही जाना। और वैसे ही संबंध प्रतिक्रिया, जैसे आपने पढ़ा कि अनुबंधन क्या है, वह संबंध है, तो उस संबंध से आपने समझ गए कि यह संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत है। प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, पुराना आदमी, संबंध का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, एक सबसे जानने वाली बात यह है कि अनुबंधन के पिता भी यही कहे जाते हैं। हमारे अनुबंधन के पिता कहे जाते हैं इवान पावलोव। फ्रेंड्स, आप यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान देंगे कि अनुबंधन के पिता किसे कहा जाता है या अनुबंधन के जनक किसे कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपने पढ़ा कि ये शास्त्र शरीर मनोवैज्ञानिक थे, तो इसलिए इनके सिद्धांत को शरीर शास्त्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, चाहे क्लासिकल नाम हो, चाहे प्राचीन नाम हो, चाहे परंपरागत नाम हो, चाहे संबंध नाम हो, या प्रत्यावर्तन हो, अनुबंधन हो, शरीर शास्त्री हो, यह सभी वर्ड इनके सिद्धांत में कभी ना कभी यूज हुए हैं। और आपने सिद्धांत को अगर अच्छे से पढ़ा है और पढ़ेंगे तो आप इन नामों को कभी नहीं भूलेंगे और आसानी से इनके सभी सिद्धांतों को याद कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आगे की ओर, थोड़ा सा इनके सिद्धांतों को, गुणों को देखते हैं और कक्षा कच्चे में हम इनका किस प्रकार प्रयोग करते हैं, इनके सिद्धांत के क्या मतलब है, क्या फायदे हैं। फ्रेंड्स, इनके सिद्धांत का मतलब है भय निवारक, यानी बच्चे के अंदर से भय को दूर करना। इन्होंने कुत्ते के अंदर से भय को भी दूर किया और हमें यह समझाया कि बच्चे के अंदर से भय को भी निकाला जा सकता है, यानी इसका सिद्धांत भय निवारक सिद्धांत है। इनका मानसिक जो भ्रांतियां हमारे मन में बन जाती हैं उनको भी दूर करने में सहायक होता है, और यह सामाजिकरण में हमारी सहायता करता है, अनुशासन बनाता है। जैसे इन्हें कुत्ते को बांध रखा और इनने पहले भोजन दिया, फिर भोजन हटाया, इन्होंने घंटी बजाई, फिर भोजन हटाकर इन्होंने घंटी बजाई और कुत्ते को यह बताया कि जैसे ही घंटी बजेगी आपको भोजन मिलेगा, और कुत्ता वह समझ गया, यानी वह अनुशासित हो गया कि घंटी बजी, तो वह अलर्ट हो जाता है कि यह भोजन मिलने वाला है। फ्रेंड, सतर्कता पर बल देता है, यानी यह अनुशासन पर सहायता करता है, सतर्कता पर बल देता है और स्वभाव व आदत डेवलप करता है। फ्रेंड्स, इनमें जानते हैं कि घंटी बजी और भोजन मिलेगा, तो वह एक स्वभाव आ गया और अस्वाभाविक उद्दीपक स्वाभाविक प्रतिक्रिया में बदल जाता है। फ्रेंड्स, इन्होंने सीखने पर भी बल दिया, इन्होंने यांत्रिक तरीके विकसित करने की बात की। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने समझा कि यह पावलोव का सिद्धांत किस प्रकार कार्य करता है। फ्रेंड्स, हमने जाना कि ई पावलोव रूस के शरीर मनोवैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम ई पी पावलोव यानी इवान पाव्लोविच पावलोव था। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया और ये पाचन शोध के लिए भी जाने जाते हैं। इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। और जो हमारा यूसीएस होता है, अनकंडीशनल स्टिमुलस, स्वाभाविक उद्दीपक, वह भोजन है जिसे देखकर हम लालच आता है, और सीएस हमारा कंडीशनल स्टिमुलस, जिसे हम अस्वाभाविक उद्दीपक, घंटी कहते हैं, जिसे हम घंटी के तरीके से भी घंटी भी समझ सकते हैं, जिसे देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। और हमने यह भी पढ़ा कि यूसीआर क्या होता है, सीआर क्या होता है और यह किस प्रकार प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, इन सभी को पढ़ने के बाद यदि आपको हमारा यह वीडियो प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हम आपके लिए ऐसी नई वीडियो लेकर आते रहें। थैंक यू क्लास।